बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। रूस और नाटो में मुमकिना जंग का ख़तरा, ये है वो मौजू जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। चंद रोज़ कबल रूस ने यूक्रेन के एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटजिकल कस्बा जिसका नाम आवडीवका है, और ये आप नक्शा में भी देख रहे हैं, जब इस पर कब्ज़ा किया तो उसके बाद से नाटो ममालिक में बहुत बड़ी सरासीमगी सी फैली हुई है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रही कि अब रूस का अगला निशाना या अगला कदम क्या होगा। चुनाचे इसी ख़तरा या सरासीमगी की हालत में सोमवार के रोज़, ये जो 26 फरवरी को भी सोमवार गुजरा है, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने पेरिस में नाटो ममालिक की एक हंगामी मीटिंग बुला ली, जिसमें तकरीबन 20 ममालिक जो हैं उन्होंने शिरकत की। और इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा बहस इस अमर पर की गई कि अगर रूस इस वक्त जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको किसी वक्त अबूर कर लेता है तो फिर नाटो ममालिक को अपनी फ़ौज जो है वो ज़मीन पर यूक्रेन में भिजवा देनी चाहिए। अब 15 ममालिक जो हैं वो इस ख्याल के हामी थे, जबकि 5 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अभी इस पे मज़ीद गौर फिक्र करना चाहिए, अभी इस पे कोई फौरी फ़ैसला नहीं किया जाना चाहिए। अब जो इस हंगामी मीटिंग की ज़रूरत फ्रांस के सदर को पेश आई वो इस वजह से आई कि रूसी सदर ने हाल ही में एक बयान दिया है कि रूस की ये जो जंग यूक्रेन में जारी है, अब इसको तीसरा साल शुरू हो गया, और रूसी सदर के बयान के मुताबिक वो हर सूरत इस तीसरे साल में इस जंग को जीतना चाहते हैं। अब रूसी सदर के इस बयान के मुकाबले पर फ्रांसीसी सदर ने इस मीटिंग में ये ज़ोर दिया, और बाकायदा एक बयान है इस मीटिंग का, कि यूरोप की सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए जो यूरोपियन यूनियन या नाटो ममालिक हैं उनको अमेरिका के बग़ैर भी इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी सूरत भी रूस को ये जो यूक्रेन में वो जंग लड़ रहा है इसको जीतने नहीं देना। आज 28 फरवरी है, तो आज ही जब ये बातचीत बाहर निकली इस मीटिंग की और फ्रांसीसी सदर साहब का ये बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया था कि अब नाटो ममालिक को अपनी अफवाज जो हैं वो यूक्रेन में भिजवानी चाहिए ताकि रूस मज़ीद जो है वो पेशकदमी ना कर सके, तो फ्रांसीसी सदर के इस बयान के बारे में आज रूसी हुकाम उन्होंने सरकारी तौर पर ये बयान जारी किया है कि अगर नाटो ममालिक ने अपनी फ़ौजें यूक्रेन में भेजने की गलती की तो फिर इन्होंने लफ्ज़ बोला है इनएविटेबल, पॉसिबिलिटी कोई नहीं। वो कहते हैं कि फिर रूस और नाटो में जंग जो है ये यकीनी होगी। इसी तरह 22 फरवरी को जो रूस के सदर हैं पुतिन साहब, उन्होंने रूस का एक Tu-160 ये एटॉमिक बम्बर है जिसमें कि एटम बम और मिसाइल वगैरह साथ लेके जा सकता है ये बम्बर, और इसमें उन्होंने सफ़र किया और एक कह लें आप तो टेस्ट फ्लाइट की, और कहा जाता है कि ये जो है इसकी वीडियो जो जारी की गई है वो इसलिए की गई है कि रूस अमेरिका और यूरोप को ये पैगाम देना चाहता है कि देख लें हमारे पास जो एटमी ताकत है उसकी कहाँ तक काबिलियत है और हम कितना आगे तक या कितनी दूर तक मार कर सकते हैं। तफसीलात आप इस वीडियो में देख लें कि जिस तरीके से रूसी सदर बात कर रहे हैं और वो इस फ्लाइट पर सवारी कर रहे हैं। And now to Russia, where in a move to demonstrate the country's nuclear capabilities, Vladimir Putin took a co-pilot seat and flew a nuclear bomber. The Russian president took off in a modernized supersonic nuclear-capable aircraft. In fact, the giant plane, which is nicknamed White Swans by Russia and Blackjacks by NATO, can fly 12,000 kilometers nonstop without refueling and is capable of carrying 12 cruise missiles or 12 short-range nuclear weapons. In fact, it's a modernized version of a Cold War-era bomber that the former Soviet Union would have deployed in the event of a nuclear war to deliver weapons from long range. The giant plane took off and landed at a runway in Kazan, and its flight path, of course, remained a secret. Putin's 30-minute flight seemed intended to send a clear message of Russia's nuclear might amid soaring tensions with the West over its ongoing war in Ukraine. You know, this is really a new machine, new in many ways. It handles better. You can see that even with the naked, untrained eye. It is very reliable, very well armed.
This is a brand new aircraft. We are getting new machines. These machines are excellent. They are truly of a new generation. As I told the aircraft commander and the leadership of the Ministry of Defense, I will now say again, of course, these new machines can make their way into the armed forces. नाटो ममालिक में से इस वक्त जो ममालिक रूस के साथ छेड़छाड़ करने के हक में हैं, इनमें फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड या हॉलैंड है। आप कह लें ये सफ़े अव्वल में 3 ममालिक आए हुए हैं। नीदरलैंड के जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं मार्क रूटे, उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पेशकश की हुई अगला नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनने की, जिसका कि नवंबर में वो है अपॉइंटमेंट होती है, इसी साल नवंबर में होनी है। तो उनकी तो बात समझ आती है कि वो इस ओहदे के लिए अपने आप को पेश कर चुके हैं। जहाँ तक जर्मनी का तल्लक है, तो जैसे हमारी ज़बान में कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इनके हम ख्याल जो डोनाल्ड टस्क साहब हैं, जो पोलैंड के इस वक्त सरबराह हैं मुल्क के, तो ये उसको बेगानी शादी में बतौर अब्दुल्ला दीवाना इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पोलैंड जो है वो ये लीड करेगा अगर ये नाटो ममालिक की रूस के ख़िलाफ़ जो टसल शुरू हो जाती है। तो तकरीबन पोलैंड ने जर्मनी के चांसलर साहब से हामी भर ली है कि जी वो ये ज़िम्मेदारी ले लेंगे और ये लीड करेंगे इस नाटो की जो जंग होगी रूस के साथ। तो पोलैंड की जो है वो सरज़मीन उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा और वो अपनी अफवाज भी देने के लिए तैयार है। जहाँ तक फ़्रांस का तल्लक है, तो उसमें ये आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकली खैर फ़ौज भिजवाने के साथ साथ फ़्रांस के सदर ने ये ज़िम्मेदारी ली हुई है कि वो नाटो ममालिक के जो रूस के ख़िलाफ़ जज्बात हैं उनको उभारने का जो है इस वक्त ज़िम्मा फ़्रांस ने लिया हुआ है। और कोई ना कोई कुछ अरसे के बाद ऐसा बयान या ऐसी मीटिंग बुला लेते हैं जिसमें इस चीज़ पर गौर किया जाता है कि अगर अब ये जंग रूस के ख़िलाफ़ नाटो ममालिक ने लड़नी है तो इसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इस मीटिंग में एक और जो अहम चीज़, जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा डिस्कशन इस बात पर हुई कि रूस को किस तरीके से रोकना है और क्या रूस को रोकने के लिए नाटो अफवाज को यूक्रेन भिजवाना जाना चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़ जो अहम इस मीटिंग में डिस्कशन हुई वो है इस वक्त यूक्रेन को सख्त किल्लत का सामना है एमुनेशन और गोला बारूद, ख़ास कर जो तोप के गोले होते हैं 155 mm, ये बड़ी तोपों में जो चलाए जाते हैं। तो इसके लिए ये फ़ैसला किया गया है या इसको यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं उनसे ये एमुनेशन और असला लिया जाए और यूरोपियन यूनियन जो है इसकी पेमेंट करेगी। पहले नाज़रीन बाद प्रोग्रामों में ये बताया गया था कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे आगे है यूक्रेन को ये तोपों के गोले मुहैया करने में और दूसरा जो स्मॉल आर्म्स एमुनेशन है। तो अब अंदरून खाना ये ख़बर सामने आई है कि भारत ने भी अपनी कोई कॉन्सेंट दे दी है। गो वो रूस का बहुत बड़ा हामी है, लेकिन अंदरून खाना ख़बर है कि वो आमादा हो गया है कि वो यूक्रेन को जो दरकार एमुनेशन और गोला बारूद वो देगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये लगाई गई है कि ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो जर्मनी करेगा और जर्मनी के वसातत से फिर ये एमुनेशन और गोला बारूद जो है वो यूक्रेन को मुहैया किया जाएगा। एक और चीज़ जो इस मीटिंग में ज़ेर बहस आई है वो ये है कि तमाम ममालिक ने इस चीज़ पर कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि जैसे पहले एक प्रोग्राम में बताया गया था कि जनवरी से लेकर मई एंड या जून के आगाज़ तक नाटो की जंगी मशक़ें हो रही हैं, जिसको इन्होंने स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 का नाम दिया हुआ है और ये बड़े पैमाने पर जो है नाटो ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो तमाम ममालिक का ये ख्याल था कि जब तक ये जंगी मशक़ें जारी हैं उनका ये ख्याल है कि रूस जो है वो छेड़छाड़ नहीं करेगा नाटो ममालिक के साथ, क्योंकि उसको इल्म है कि ये इस वक्त हालत जंग में जो है मशक़ें कर रहे हैं और ग़ालिबन वो कोई बड़ी छेड़छाड़ शायद यूक्रेन की जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उस पर भी ना करे और वो इंतज़ार करे कि कब ये जो डिफेंडर स्टेडफास्ट जो एक्सरसाइज है ये कब ख़त्म होती है। लेकिन इस चीज़ पे बहरहाल इत्तफ़ाक़ हो गया कि जो ही ये जून में जंगी मशक़ें ख़त्म होंगी तो तमाम नाटो ममालिक से कहा गया है कि उनकी फ़ौजें उनके ममालिक को या उनका जो वेपन्स इस वक्त या हथियार या बड़ा असला या टैंक तोपें वगैरह या जहाज़ हैं तो ये उन ममालिक में वापस नहीं जाएंगे, बल्कि सारों को कहा गया है कि वो अपनी कंसंट्रेशन जो है इस वक्त पोलैंड में करेंगे, क्योंकि ये ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि इन जंगी मशक़ों के बाद
اگر روس انتظار کر رہا ہے، اس نے لائن آف کانٹیکٹ کو کراس کر کے کوئی اگلا اگر قدم اٹھانا ہے تو اس کے لیے وہ بھی چونکہ جون تک انتظار کرے گا، تو یہ افواج جو اس وقت جنگی مشق میں حصہ لے رہی ہیں یہ ساری پولینڈ میں جو ہیں وہ جمع کر دی جائیں گی، اور اگر روس کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو جیسے یہ دھمکی دی گئی ہے ناٹو کی طرف سے کہ ناٹو افواج جو ہیں وہ اب اس کو روکیں گی، تو اس کے لیے پھر ان کے پاس یہ فورس اویلیبل ہوگی اس وقت پولینڈ میں۔ اب ناظرین آخر میں یہ جو تھوڑی بہت آپ کو تفصیل بتائی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو روس اور یوکرائن میں جنگ جاری ہے اس کے کوئی ختم ہونے کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ ایک طرف جو روس ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ جنگ جیتنی ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور ناٹو جو ہے وہ اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے روس کو یہ جنگ نہیں جیتنے دینی۔ اب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ جو سب کا لیڈر ہے وہ اس وقت تھوڑا سا بیک فٹ پہ اس لیے چلا گیا کہ وہاں اس سال صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور امریکہ نے بڑی چلاکی کرتے ہوئے اس وقت ناٹو کے لیے آگے کرنے کے لیے سب سے زیادہ جرمنی کے جو چانسلر ہیں شولز صاحب ان کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ امریکہ کے بہاف پہ اس وقت سارے جو معاملات ہیں روس کے ساتھ ساری ذمہ داری ہے امریکہ کے بہاف پہ اس وقت جرمنی کے چانسلر جو ہیں وہ، اور اسی طرح جو فرانس کے صدر ہیں یہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ مل کے جو ہے یہ سارے فیصلے کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انکل سام بظاہر ایکٹیولی تو سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو مشقیں جاری ہیں اس میں بھی وہ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو کوئی فنڈنگ ہوگی یا ویپنز ہوں گے وہ بھی امریکہ مہیا کرے گا۔ لیکن بہرحال اگر خدا نخواستہ روس اور ناٹو کے درمیان جون کے بعد جب مشقیں ختم ہوتی ہیں جنگ چھڑ جاتی تو اس میں امریکہ نے واضح کر دیا ہے، چونکہ وہاں پہ صدارتی انتخاب ہونے ہیں، کہ وہ فوجی بہرحال اس جنگ کے لیے مہیا نہیں کرے گا، اور ان کے فوجی یوکرائن نہیں جائیں گے۔ لیکن باقی جو ممالک ہیں اس وقت یورپین یونین کے یا ناٹو کے، جیسے شروع میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ فرانس کے جو صدر ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے بغیر بھی اپنے یورپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے روس کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال پیچھے رہ کے ہتھیاروں سے اور پلاننگ کے حساب سے، جاسوسی کے لحاظ سے، انفارمیشن مہیا کرنے کے لحاظ سے امریکہ مدد کرتا رہے گا۔ اس جنگ کی بہرحال وہ سامنے آ کے سربراہی نہیں کرے گا، پیچھے رہ کے وہ ہر قسم کی مدد مہیا کرے گا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں پھر آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو صورتحال چل رہی ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ان چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔